गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग। हरिंद्र मुंडा कह रहे हैं क्लास कब स्टार्ट होगी। क्लास कब स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है बेटा? क्लास कब स्टार्ट होगी? गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से लाइव आए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैं कल छोड़ के गई आपको, आज आप ठीक वैसे ही होंगे, है ना? कुछ कुछ आप लोगों के साथ अनहोनी नहीं हुई होगी, वैसे ही होंगे जैसे मैंने कल दिया था। मैम मैंने बुक परचेज कर लिया है। बहुत बढ़िया निशांत, मुबारक हो आपको। अगर आपने बुक परचेज कर लिया है तो आप बधाई के पात्र बनते हैं। और अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या सीजीएल का, या सीएचएसएल का, या किसी एग्जाम तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्लीज ये मेरी बायोलॉजी की वॉल्यूम 1 बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, और इसको अमेज़न से या अपने आसपास के मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है मैम कहाँ से लें? बेटा आप अमेज़न से ले सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, या आप अपने शहर के जहाँ पर किताबें मिलती हैं मार्केट में जाइए और उनको बोलिए बायोलॉजी वॉल्यूम 1 काजल मैम का किताब चाहिए, दे देंगे आप। संजय कुमार यादव कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए। ओके बेटा, ले लिया। सत्यम कुमार का ले लिया, ठीक है। आलोक यादव का ले लिया। चलो ओके, चलो अब कल की क्लास से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। बेटा कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम बस आज और मुझे लगता है एक क्लास के बाद आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है मैम, मेरी बुक आ गई है, मोहित कह रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, किताब आ गई है, बड़े मजे मारो, पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो। आइए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। बस आज के बाद एक क्लास हो रहा है, फिर आपका फिनिश हो जाएगा। पाचन तंत्र की जब मैं बात करूंगी बेटा, तो पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे थे। और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर ले, थोड़ा सा रिवीजन क्लास का 5 मिनट। और स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है आपकी। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। और सेकंड वन इज, ड्यूडेनम को हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा ग्रहणी, एंड सेकंड वन इज जैजुनम, राइट? याद होगा आपको मेरी क्लास। और थर्ड वन इज ईलियम। ईलियम, ILLEM, ईलियम। नेक्स्ट बात मैंने आपको क्या बताई थी कल की क्लास में? तो मैंने बताई थी बेटा कि जो ड्यूडेनम है उससे 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जिन्हें हम ग्रंथियां भी बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियां बोलते हैं। और कौन कौन से था? नंबर 1 पे यहाँ लीवर था, नंबर 2 पे यहाँ पर पेनक्रियाज था। मैंने कहा था कि लीवर और पेनक्रियाज में नहीं जाता है, यकृत और अग्नाशय में खाना नहीं जाएगा। लेकिन जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आता है, तो लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस को, अपने रस को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पर फेंक देते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से। सरोज कुमार जैजुनम को जैजुनम ही लिखा जाएगा बेटा हिंदी में। अब ये बात आपको समझ में आ गई थी इतनी बात कि मैम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिसको हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं, में 2 अंग पढ़ने हैं। पहला है लीवर, जिसे हम यकृत और मतलब आम भाषा में हम आप जिगर भी बोलते हो। दूसरा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को यहाँ पर गौर फरमाने की जरूरत है। पेट को हिंदी में अमाशय और पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। अब हम पहले लीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। इतनी क्लास हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली। अब हम फटाक से हेडिंग देंगे लीवर के बारे में। लीवर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा दूंगी। यकृत के बारे में, और आम भाषा में आप इसको जिगर भी बोल, ठीक है? जिगर। सबसे पहला जब मैं लीवर के बारे में बात करती हूँ, तो लीवर को कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
लीवर मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब यकृत है तो हम मानव शरीर की, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे वो कौन सी होगी, आप बताएंगे यकृत है। यकृत को हम मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की कैटेगरी में रखते हैं। मैम बुक दोसा में मिल जाएगा क्या? यस बेटा, दोसा में आप मार्केट में जाके पता कर सकते जाएगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अमेजन करेंगे तो दोसा में 2 दिन में आ जाएगी आपके पास, अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है। हाँ, यकृत को हम मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानते हैं, ये आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देती हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीवर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि लीवर के बारे में अगर आप आइए देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि यकृत के बारे में स्टडी करना, मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच में आप लीवर के बारे में स्टडी करते हो, लीवर के बारे में अध्ययन करते हो, उस ब्रांच को हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। बच्चों ध्यान से सुनना मेरा एक सेंटेंस, हिपैटो जहां जहां टर्म देखते हो आप, उस हिपैटो टर्म का मीनिंग क्या होता है? हिपैटो, हिपैटिक, इन सब टर्म का मीनिंग होता है लीवर। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है आपका हार्ट, वैसे ही हिपैटो या हिपैटिक टर्म का मतलब क्या होता है? लीवर। मैंने कहा लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्रंथि है। इसके अलावा एक पॉइंट लीवर के बारे में ये भी नोट करना, एक बच्चे ने पूछा है कि लीवर का वजन कितना है। बेटा अगर बात करूं तो 1600 ग्राम से लेकर 1700 ग्राम के बीच में आपका लीवर, 1600 टू 1700 साल डोन। तुम 1 साल बाद आए हो क्लास अटेंड करने और कह रहे रिकॉर्ड क्लास है, हमारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ थे तुम इतने? हाँ जी, तो बताएंगे लीवर का वजन 1600 से 1700 ग्राम है। मैं यहाँ पे लाइव पढ़ा रही हूँ और कह रहे हैं रिकॉर्ड क्लास है, और क्लास में आते हो तुम आधे घंटे लेट, उसके बाद तो मैं पंकज यादव नेक्स्ट वीक से करवाऊंगी। नेक्स्ट बात क्या सोचनी है आपको, क्या लिखनी है लीवर के बारे में? देखिए लीवर जो है वो, उसका मैंने वजन आपको बता दिया है 6 to 7। अब लीवर क्या बनाता है? तो आपको मैंने कल भी बताया था कि लीवर के द्वारा एक जूस बनता है और उस जूस को बोलते हैं हम बाइल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाता है? आप बताओगे बाइल जूस बनाता है, पित्त रस बनाता है। अब बात ये आती है कि ये जो बाइल जूस है ये बनाया किसने? लीवर ने। 24 आवर्स, 24 के 24 घंटे आपके बॉडी में बाइल जूस बनता रहता है, और जब ये बाइल जूस बहुत ज्यादा बन जाता है तो ये स्टोर होता है कहां पर? अपने पित्त की थैली में। ठीक है, पित्त की थैली में। कहां पर होती है पित्त की थैली? ये आपका लीवर है, इसी लीवर से यहाँ पर नीचे की साइड एक थैली, बैग जैसा थैली, इस थैली को कहा जाता है बच्चों क्या? गॉल ब्लैडर। इसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा पित्त की थैली या पित्ताशय। यहाँ से लीवर 24 घंटे 24 आवर यहाँ से बहुत सारा जूस बना रहा है, और इस जूस को मैंने नाम क्या दिया? बाइल जूस। और जब ये बहुत ज्यादा, तब ये लीवर बहुत ज्यादा मात्रा में बाइल जूस बना लेता है, तो एक्सेस बाइल जूस कहाँ जाके स्टोर होता है बच्चों? गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, पित्ताशय। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लीवर है उसके द्वारा कौन सा जूस बनाया जाता है? पित्त रस, बाइल जूस। और बाइल जूस जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो स्टोर कहाँ होता है? पित्त की थैली। पित्त की थैली का एक ही काम है बच्चों, क्या काम है पित्त की थैली का? इस बाइल जूस को स्टोर करना। अब मैम एक दिन में कुछ क्वांटिटी तो होगी, कितनी क्वांटिटी में बन सकता है बाइल जूस? बाइल जूस की जो एक दिन में बनने की क्वांटिटी है
वो है प्यारे बच्चों यहाँ पर कितनी, तो आप बताओगे 700 से 800 ml पर डे। एक दिन में 700 से 800 ml बाइल जूस आपका लीवर कॉन्टिन्यूसली बनाता रहता है, कॉन्टिन्यूसली बनाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, इस बाइल जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है। इस बाइल जूस का जो पीएच है, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो है 7.5 टू 8.5। ये इस रेंज का होता है, स्लाइटली बेसिक। भाई 7 से ऊपर पीएच वैल्यू होता है तो वो बेसिक क्षारीय प्रकृति का होता है, और थोड़ा सा ज्यादा है तो बेटा इसको स्लाइटली बेसिक बोलेंगे, हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है बाइल जूस। अब बात करते हैं मैम इस बाइल जूस का काम क्या है। बेटा मेरी बात को अब नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर प्रयत्न करें, ये सारी चीजें तो कमेंट बाद में कर। मैंने कहा यहां से लीवर ने बाइल जूस बनाया, जब बाइल जूस ज्यादा हो गया तो गाल ब्लैडर में चला गया, लेकिन कुछ बाइल जूस जो है वो यहां से होता हुआ, ये क्या है, ये एक नली है बच्चों, ये एक डक्ट है, ये एक नली है, डक्ट नली है ये। इस नली की सहायता से बाकी का बाइल जूस इस लीवर से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में आता है, ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम में आता है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि यहां से लीवर ने बहुत सारा बाइल जूस बनाया, और कितना आप बताओगे 700 से 800 ml पर डे, और कुछ बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, बाकी का बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में आ गया, ड्यूडेनम वाले हिस्से में आ गया। अब ड्यूडेनम में क्या है, फूड है, और फूड है तो फूड का क्या करेगा, ये बाइल जूस आकर उस फूड का डाइजेशन करवाएगा, पाचन करवाएगा। लेकिन मैम क्या आप कल तक तो बोल रही थी एंजाइम डाइजेशन करवाते हैं, आज आप बोल रही हो कि बाइल जूस डाइजेशन करवाता है, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस जम सा नहीं रहा। इसके लिए आपको समझना है बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती। जब मैं बात करूंगी कि बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीजें, बेटा बाइल जूस में 2 आयंस होते हैं। पहले लिखिए यहां पर क्या क्या होगा, बाइल जूस का कंपोजिशन, बाइल जूस का कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस का मतलब क्या हो गया, बाइल जूस के अंदर क्या क्या है, पित्त रस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पित्त रस का संगठन, पित्त रस का क्या क्या है बाइल जूस। जब मैं बाइल जूस की बात करूं, बाइल जूस में क्या क्या चीजें, प्लीज मेरे ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहला बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। पहला बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं पित्त वर्णक। कौन कौन से, 2 होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है बिलीरुबिन, सेम नाम हिंदी में है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है बिलीवर्डिन। कौन सा है, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। मैम ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ, भाई बाइल जूस क्या है मैंने बता दिया। अच्छा आवाज कट रही है, एक सेकंड में माइक में बैटरी चेंज करवा लूं, हाँ बैटरी देना, आवाज कट रही। मुझे लगता है आप साउंड मेरी क्लियर होगी, सुनिएगा। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स का काम क्या होता है, पिगमेंट्स कलर देने का काम करते हैं, क्या कलर देने का काम करते हैं। अंशुल झा यस बेटा। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, मैं पढ़ा रही हूं बाइल जूस का कंपोजिशन, क्या क्या होता है बाइल जूस में। पहले मैंने लिखा बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन है वो क्या करता है आप बताओगे, ये देता है कैसा कलर आप बताओगे, ग्रीन। बिलीरुबिन की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये
देगा येलो कलर, ये देता है येलो कलर। कैसा कलर? येलो कलर, पीला रंग। और पीला रंग किसको देता है? तो हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा, उस प्लाज्मा का हल्का सा पीला कलर होता है और उस पीले कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिलीरुबिन। मान लो मेरा लीवर क्या बना रहा है? बिलीरुबिन बना रहा है। ये बिलीरुबिन बनाकर खून में घोल देगा और खून में प्लाज्मा है और प्लाज्मा को कैसा कलर मिल जाएगा? पीला कलर मिल जाएगा। ऐसे ही बिलीवर्डिन किस कलर का होता है? ये होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का। और ये ग्रीन कलर किसको देता है? आप बताएंगे बाइल जूस को देता है। अब मुझे ये बताइए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे? यस मैम। क्या क्वेश्चन आंसर क्या करोगे बेटा? बाइल जूस का रंग हरा रंग होता है, हरा रंग। और वो किस पिगमेंट की प्रेजेंस से है? बिलीवर्डिन के पिगमेंट की प्रेजेंस। तो बाइल जूस में सबसे पहले आपको नोट करना है कि दो पिगमेंट हुए हैं, कौन कौन से? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन पीले रंग का है, किसको पीलापन देगा? प्लाज्मा को। प्लाज्मा किसमें होता है? ब्लड में और खून में, आगे बात करेंगे बाद में। दूसरा बिलीवर्डिन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और ये ग्रीन कलर किसको देता है? बाइल जूस को देता है। ओके मैम, क्लियर। पहले दो पिगमेंट आपने पढ़ लिए बाइल जूस में क्या होते हैं। अब नेक्स्ट अपन सीखेंगे कि बाइल जूस में और क्या क्या है। बाइल जूस में पानी है, पानी के साथ साथ कुछ होते हैं बाइल सॉल्ट्स। नेक्स्ट है पानी के साथ साथ इस चीज को कहां लेकर जाते हैं? अगली बात, पानी है बाइल जूस में। नेक्स्ट आते हैं बाइल जूस में होते हैं बाइल सोल्ट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और बाइल सोल्ट को बोलते हैं पित्त लवण। कौन कौन से लवण होते हैं? दो होते हैं, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। पहला है सोडियम ग्लाइकोलेट, पहला लिखेंगे सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन सा बच्चा? सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन सा? ग्लाइकोलेट। और दूसरा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका फंक्शन अभी बताऊंगी मैं, अभी सिर्फ लिख के छोड़ दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दो बाइल क्या हैं बेटा? बाइल सोल्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। वो सब लिखना है तो यहाँ लिख देना फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं बेटा? कैसी लिपिड्स जिनके आगे क्या लगा हुआ हो? फॉस्फर ग्रुप, फॉस्फेट लगा हुआ हो। और फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये सब आगे बात करेंगे हम क्या होते हैं। मैंने कहा बाइल जूस इतनी सारी चीजें, अब आप आंसर दोगे मुझे बाइल जूस में क्या क्या होता है। मैम बाइल पिगमेंट है, एक बिलीरुबिन एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन पीलापन देगा, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर देगा। बाइल जूस में मैम पानी होता है, बाइल जूस में मैम फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोवसा होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड बाइल जूस में बाइल सोल्ट। अब मुझे बताओ ये बाइल जूस बनाया किसने? लीवर ने। ये जाकर कहां गिरेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या है? खाना। और खाने में कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं? 3। बेटा जैसे ही ये बाइल जूस हमारी छोटी आंत के ड्यूडेनम में जाएगा तो ड्यूडेनम में ये बाइल सोल्ट भी जाएंगे। और ये बाइल सोल्ट क्या करेंगे? तो ऐसे, ये देखिए इस डायग्राम को यहां आती हूं मैं, यहां से लीवर ने बाइल जूस बनाया। बाइल जूस में इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहां जाएंगी बेटा? बाइल जूस में स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में जाएंगी। और ड्यूडेनम में क्या है? खाना है, क्योंकि मैंने बताया है छोटी आंत में तो खाना आता है ना। और इस खाने में 3 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, C4 कार्बोहाइड्रेट, P4 प्रोटीन, L4 लिपिड्स। तो जैसे ही बाइल जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में गया? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या है बच्चों? खाना। तो इस खाने में जितनी भी लिपिड्स हैं उन लिपिड्स का बाइल जूस करता है फिजिकल डाइजेशन। बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा जूस है जिसमें
कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस में एक सिंगल एंजाइम नहीं होता, लिख लेना इस चीज को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्या बाइल जूस में एंजाइम है, आप बताओगे बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। देयर इज नो एंजाइम इन बाइल जूस। बाइल जूस में प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। तो मैम फिर बाइल जूस डाइजेशन कैसे करवाएगा? क्वेश्चन है ना, दिमाग में आया होगा। तो क्या आप बोल रही हैं डाइजेशन कौन करवाता? एंजाइम। तो बाइल जूस के अंदर जो ये सोल्ट है ना, वो हम पित्त लवण बोलते हैं। कौन कौन सा? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों सोल्ट कौन कौन सा? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे किसकी फॉर्म में? बाइल जूस की फॉर्म में। और आकर जितनी भी लिपिड्स हैं, इस खाने में आपने लिपिड्स खाए, लिपिड्स के लिए क्या क्या खाते हो आप? चीज, बटर, घी, तेल, ये सब में लिपिड्स होता है। इन लिपिड्स जो होती हैं वो आप ऐसे बड़ी बड़ी ड्रॉप के फॉर्म में खाते हो। तो क्या करता है ये सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो किसकी फॉर्म में है? बाइल जूस के अंदर है, पित्तरस के अंदर है। तो बाइल जूस क्या करता है, जितनी भी लिपिड्स खाई हैं, वसा खाई हैं, उस लिपिड का फिजिकल डाइजेशन करता है। बेटा फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका पॉइंट ध्यान से सुनना। भौतिक पाचन, ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम्स की सहायता से ना हो, ऐसा डाइजेशन जो एंजाइम्स की हेल्प से ना हो, सोल्ट की हेल्प से। ये सोल्ट है बेटा, इनकी हेल्प से हो रहा है भौतिक पाचन। तो जहां पर बाइल जूस के अंदर पाए जाने वाले सॉल्ट हैं, वो लिपिड्स की बड़ी बड़ी ड्रॉप को, लिपिड की छोटी ड्रॉप और वसा की छोटी को कहा जाता है फैटी एसिड्स। क्या कहा जाता है? फैटी एसिड्स। में बोलेंगे वसीय अम्ल में बदल देता है। ये आपका बाइल जूस का मेन फंक्शन है जो आपसे एग्जाम में। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर बाइल जूस ने क्या किया बेटा? जो लिपिड्स हैं उनका डाइजेशन करवाया। और बाइल जूस में कौन है? तो बाइल जूस में है सॉल्ट। बाइल जूस में कौन है? सॉल्ट। कौन कौन सा? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने जितनी भी लिपिड्स थी, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसा की में कन्वर्ट कर देता है। और बेटा इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हिंदी में बोलेंगे वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल जूस। लेकिन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग। लीवर का एक बार फिर रिपीट करवा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। हमारा खाना पेट से होता हुआ, कहानी की तरह बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। हमारा खाना पेट से होता हुआ छोटी आंत में आया, छोटी आंत के ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम में जैसे ही खाना आता है तो लीवर एक जूस बनाता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस जब ज्यादा बन जाता है तो यकृत के पास एक थैली होती है, नीचे की तरफ लगा हुआ अंग है जिसे पित्त की थैली या गाल ब्लैडर बोलते हैं, वो अपने पास उसे स्टोर कर लेता है। एक दिन में 700 से 800 ml बाइल जूस बनता है। कुछ जो है वो ड्यूडेनम में आता है, और जैसे ही ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम में जितनी भी फैट हैं, जितनी भी लिपिड्स हैं, उस लिपिड की जो बड़ी बड़ी बूंद हैं, उनको छोटी छोटी ड्रॉप, जिन्हें हम फैटी एसिड बोलते हैं, बस ये अम्ल में बदल देता है। और ये जो पाचन है ये सोल्ट की हेल्प से होता है, ना कि एंजाइम की हेल्प से। कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए इस डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। और जो बाइल जूस है उसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.5 के बीच। और लीवर बता देना हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लीवर को ग्रंथि क्यों बोला? क्योंकि लीवर नलिकाओं की सहायता से अपने जूस की आंत में ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलूं आगे। लीवर ने किसका करा बेटा?
एक कह रहा है मैम यदि लीवर खराब हो जाएगा तो लिपिड्स का डाइजेशन नहीं होगा। हाँ बेटा, फैटी लीवर नामक रोग हो जाता है। अगर लीवर ने डाइजेशन नहीं किया तो यही फैट लीवर के चारों तरफ जाकर जम जाती हैं और आपके लीवर में आ जाती है, आपके लीवर में फैटी हो जाता है, जिसे लीवर का नाम दिया जाता है। वो सब बात की बातें हैं, अभी सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ पढ़िए। तो लीवर का हो गया, लीवर ने कौन सा जूस बनाया? बाइल जूस। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं, सारा एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करना है। अब दूसरा दूसरा पढ़ेंगे हम पैनक्रियाज के बारे में। ड्यूडेनम से दूसरा कौन जुड़ा हुआ है? पैनक्रियाज जुड़ा हुआ है। जब हम ड्यूडेनम से लीवर के बारे में पढ़ के खत्म करेंगे तो अब ड्यूडेनम में ही दूसरा हिस्सा किसका जुड़ा हुआ है? पैनक्रियाज का। और पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ये भी किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से से? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा हुआ है। ये बात भी नोट कर लेना। इसकी इसकी संरचना कैसी होती है? इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? एक पेड़ के ऊपर लगे हुए लीफ के जैसे, पेड़ का जैसा पत्ता होता है ना, पत्ता, उसके जैसा कुछ ऐसा सा अंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है मैम, साउंड प्रॉब्लम हो रही है? अभी भी हो रही है साउंड प्रॉब्लम? मेरी तरफ से तो सही है, साउंड प्रॉब्लम को आना चाहिए। कैसे हो? तो गेट प्रॉपर बंद करो। अभी ठीक है बेटा साउंड, अभी ठीक है साउंड। तो पेनक्रियास की संरचना किसके जैसी है? लीफ के जैसे, कि एक पेड़ के पत्ते जैसी संरचना है। अब मैं बात करती हूँ पेनक्रियास की। तो इस पेनक्रियास की खोज हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अग्नाशय की खोज किसने की? तो लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने, लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अग्नाशय की क्या की? खोज की खोज हुई है बच्चा। अब मैं आपको पेनक्रियास के बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाली हूँ, मेरी बात को प्लीज और प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब मैं अगली बात बता रही हूँ तो उसको ध्यान से सुन। पैनक्रियास क्या करता है बेटा? मैं ना एक शब्द बताने जा रही हूँ यहाँ पर, इधर पढ़ेंगे इस चीज को, यहाँ पर छोड़, इधर आते हैं हम, थोड़ा सा छोटा करके वापस इस पे आएंगे, बड़ा करेंगे। अभी सिर्फ मेरी बात सुनिए। आप एक टर्म पढ़ते हैं ग्लैंड्स, कभी ना कभी आपने एक टर्म सुना होगा ग्लैंड्स, जिसमें है ग्रंथियां। हम ग्रंथि किसको बोलते हैं? ऐसा कोई सेल्स का ग्रुप या ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई अंग तो कोई केमिकल चीज सिक्रीट करे। वो केमिकल चीज क्या क्या हो सकती है? या तो होगा जूस, वो हम रस बोलेंगे, या वो क्या सिक्रीट कर सकता है? कोई एंजाइम, कभी कभी इस जूस के अंदर एंजाइम भी होते हैं, या वो तीसरी चीज हार्मोन, हार्मोन पे आगे बात करेंगे हम, हार्मोन। इन तीनों चीज, एक भी चीज अगर कोई ऑर्गन बनाता है तो उस ऑर्गन को हम ऑर्गन के साथ साथ ग्रंथि या ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे लीवर ने क्या बनाया था बेटा? लीवर ने बनाया बाइल जूस। मैंने लीवर को क्या बोला? मैंने लीवर को बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने लीवर को? मैंने लीवर को ग्लैंड बोल दिया, है ना? ऐसे ही इस बात को ध्यान से सुनना, ऐसा कोई अंग जो अंग क्या बनाए? या तो कोई जूस बनाए, या कोई एंजाइम बनाए, या कोई हार्मोन बनाए, उसे हम अंग के साथ साथ ग्लैंड भी बोलते हैं। रामाशंकर प्रजापति बोल रहे हैं मैम मेंस पढ़ाओगी? सीबीटी 2 ना, सीबीटी 2 का बैच आएगा बेटा, नेक्स्ट मंथ में आएगा। बिल्कुल, अभी सीबीटी 1 के फेज को कंप्लीट होने दीजिए, फिर हम सीबीटी का बैच लेकर आएंगे। अभी यूपीएसआई का बैच आया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर यूपीएसआई की वैकेंसी में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ऐसा कोई ऑर्गन जो जूस और एंजाइम, मतलब ऐसी ग्रंथि तो जूस और एंजाइम बनाती हो। देखिए जूस के अंदर कभी कभी एंजाइम होते हैं, और हमारे शरीर में जो एंजाइम काम करता है वही जूस काम करता है। जैसे जितने सारे एंजाइम्स ने डाइजेशन करवाया, वैसे ही बाइल जूस ने भी तो डाइजेशन करवाया। तो ऐसा कोई ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए, उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं हम बहिश्रावी ग्रंथि। बहुत सारी हैं, लीवर है, आगे आपको नोट भी करवा देंगे बाद में, अभी सुन लीजिए। अब दूसरी साइड, ऐसा कोई
ग्रंथि जो सिर्फ हार्मोन बनाए उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। मैंने क्या बोला, एक बार फिर रिपीट कर रही, लास्ट टाइम बात नहीं बताऊं। सीपीओ 2020 के कट ऑफ आ चुकी है, आज नोटिफिकेशन आ चुका है, रिजल्ट आप चेक कर लेना। देखिए, ऐसा कोई भी ग्रंथि जो जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाए तो हम ग्रंथि बोल रहे हैं, कोई ऑर्गन है उसे। जो जो जूस और एंजाइम बनाएगा उसे एक्सोक्राइन बोलेंगे, जो हार्मोन बनाएगा उसे एंडोक्राइन बोलेंगे, और जो ये तीनों ही चीज बना दे, के अंदर एंजाइम भी हो और हार्मोन भी, वो तीनों बनाने वाली को हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि। बच्चों मैं क्या बताना जा रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ, पैनक्रियास है ना, ये पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। कौन सा जूस बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस बनता है। एक तो ये अग्नाशय रस बनाएगा, और इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स भी होते हैं। बच्चों इसने जूस बना दिया, इसने एंजाइम भी बना दिया, और पैनक्रियास कुछ हार्मोन भी बनाता है। लाइक एक हार्मोन है इंसुलिन, एक है ग्लूकागोन, वो बाद की बात है, आगे पढ़ाएंगे। ध्यान से गौर से देखेंगे तो ये जूस बना रहा है, ये एंजाइम भी बना रहा है, ये हार्मोन भी बना रहा है। मुझे बताइए, तीनों चीज बना दी ना पेनक्रियाज ने? यस मैम। तो मैं पेनक्रियाज को कैसी ग्लैंड बोलूंगी? मिक्स्ड ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पेनक्रियाज कैसी ग्रंथि है, तो बताइएगा पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है? क्योंकि अग्नाशय द्वारा पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस बनता है, उस रस के अंदर एंजाइम भी होते हैं, और पैनक्रियाज द्वारा कुछ हार्मोन भी निकलते हैं। इसलिए पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिश्रित ग्रंथि। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में यही। अब बात करते हैं, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, और बच्चों मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया है पैनक्रियाज ऑर्गन भी है, ग्रंथि भी है। और मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया है बच्चों, क्या बताया है कि ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पैनक्रियाज है वो किससे मिलकर बना हुआ होगा? मैम सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। पैनक्रियाज में क्या होंगी? सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी। और पैनक्रियाज में जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 4 प्रकार की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी वापस बात करेंगे पैनक्रियाटिक जूस, एंजाइम सब पे धीरे धीरे, ठीक है। अब बात करते हैं पैनक्रियाज में कौन कौन सी सेल्स होती हैं। पैनक्रियाज में मैंने कहा 4 टाइप की सेल्स, के आगे लिख देना 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स, 4 प्रकार की कोशिका। कौन कौन सी? नाम सुनिएगा। सबसे पहली सेल होती है उसे बोलते हैं अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरी होती है बीटा सेल, बीटा कोशिका। तीसरी होती है डेल्टा सेल, एंड फोर्थ वन इज एफ सेल। कौन कौन सी हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। पैनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ये जो पैनक्रियाज की सेल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा होती है, सॉरी अल्फा के नीचे बीटा सेल्स, सबसे ज्यादा होती हैं वो बीटा सेल्स होती, सबसे ज्यादा परसेंटेज में बीटा सेल ही होती। अब मैं इनके परसेंटेज नोट करवा रही हूँ, 2 एनसीईआरटी है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ परसेंटेज। इसको दे रखा है एक एनसीईआरटी में 90%, इसको 5% और इनको 2.5%, ठीक है। या बेटा इनको दे रखा है एक, मैं वापस आ रहा, बस इतना याद रखना सबसे ज्यादा यही होती है बीटा सेल। इसको 70% दे रखा है, इसे 30% दे रखा है, इसे 5-5। पैनक्रियाज में कुल 3 प्रकार की, सॉरी 4 प्रकार की, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। सबसे ज्यादा कौन सी होगी? बीटा सेल। बस आपका पॉइंट यही है, आपको परसेंटेज कभी नहीं पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा। अब मैं नेक्स्ट बात क्या करने वाली हूँ,
ये जो तीनों सेल्स हैं अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीनों सेल्स क्या बनाती हैं? ये तीनों की तीनों सेल्स बनाती हैं हार्मोन। ये तीनों की तीनों चीज हैं अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स सिक्रीट हार्मोन। ये तीनों क्या बनाती हैं बच्चों? हार्मोन बनाती हैं, हॉर्मोन्स बनाती हैं। और अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, ऐसा कोई ग्रंथि क्या 110% कहाँ होगी? गलत कर दिया क्या? 70 80 ओ सुनना, वो 20% का क्या कर दिया? 5 5 के 20%। देखो ये तीनों कौन कौन सी बच्चा? अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये तीनों मिलकर बनाती हैं हार्मोन। और अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हार्मोन बनाने वाली को मुझे नाम क्या देना चाहिए? हार्मोन सिक्रीट करने वाली सेल्स को क्या नाम दूं? एक्सोक्राइन दूं या एंडोक्राइन दूं? ये होंगी बच्चों एंडोक्राइन। ये किस सिस्टम की तरह या कौन सी ग्रंथियों की तरह बिहेव करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह बिहेव करती हैं। क्यों? कि इनसे क्या बनते हैं? हार्मोन। बेटा आगे बताऊंगी। इससे इंसुलिन निकलता है, इससे ग्लूकागोन, इससे सोमेटोस्टेटिन। अभी हमें हार्मोन नहीं पढ़ने हैं, कि हार्मोन चैप्टर अलग से एक चैप्टर है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन? पेनक्रियास की कौन कौन सी कोशिकाओं द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं? आप क्या बताओगे? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। क्या पूछा जा सकता है पेनक्रियास में कौन सी सेल सबसे ज्यादा होती है? बीटा सेल। ये जो बचा है सेल कौन सा? एफ सेल। ये बनाता है पैनक्रियाटिक। ये क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक। और इस जूस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। ये क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक मतलब अग्नाशय रस। अग्नाशय रस बनाने वाली को मैंने क्या बोल दिया? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये सेल्स किसकी तरह बिहेव करेंगी? ये एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह, बहिस्रावी तंत्र की तरह या बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि इसने क्या बनाया? बनाया। और जिसमें क्या है? एंजाइम है। पता है बहुत सारी राम गाथा हो रही है आपके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। मैम कितने दिन पढ़ाओगे? बेटा यकीन मानिए हर एग्जाम में क्वेश्चंस आजकल बहुत डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे इतना डीपली करवाना पड़ रहा है। पैनक्रियाटिक में कुल 4 प्रकार की सेल्स। अब क्या हो गया बेटा? ये जूस है पैनक्रियाटिक। अब क्या होता है? अब मैं एक नया टर्म आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस बना। मान लो ये पैनक्रियाटिक, यहाँ से एफ सेल है, इन्होंने क्या बना दिया? ऐसे जूस बना दिया। और इसी जूस के अंदर ये जो बाकी की सेल्स हैं अल्फा बीटा डेल्टा, ये ऐसे के अंदर, जूस लिक्विड है, के अंदर क्या करती रहती हैं? स्विम करती रहती हैं, तैरती रहती है। इसलिए पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं उसका एक नाम और भी बनता है यहाँ से, इस कैरेक्टर की वजह से। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये सेल्स स्विम, तैरती रहती हैं और इसे कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इन सेल्स को एक नाम और दिया जाता है। पैनक्रियास के अंदर सेल्स होती हैं, पैनक्रियास के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम एक नाम और भी देते हैं। क्या? आइसलेट्स या आइसेल्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी मीडियम वाले बच्चा याद रखेगा, लैंगरहैंस की इकाएं, लैंगर हैंस की दीपिकाएं, दीपिकाएं। नाम में क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? लैंगर हैंस ने खोज की, नाम यहाँ से आइसलेस ऑफ लैंगर हैंस पड़ गया। लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस ऑर्गन से रिलेट करती हैं? तो आप क्या बताओगे बच्चे? पैनक्रियास। बता दो। लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग से संबंधित हैं? पैनक्रियास। हो गया, इतनी बात आप बता दोगे। अब क्या होगा? पेनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस बनाया और पैनक्रियाटिक जूस ऐसे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ध्यान से सुनना। यहां पे मान लो पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस, इसने पेनक्रियाज ने हार्मोन भी बनाया। हार्मोन तो यही है इसके पास, लेकिन इसकी जो एफ सेल है उसने जितना भी पैनक्रियाटिक जूस बनाया है उस जूस को कहाँ ट्रांसफर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है? डी वाला। डी फॉर
ड्यूडेनम। इससे पहले मैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में कुछ बातें और बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनना। पैनक्रियाटिक जूस कितना बनता है एक दिन में? पैनक्रियाटिक अग्नाशय रस एक दिन में कितना बनता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अग्नाशय रस, अगर मैं बात करूं एक दिन में 1 लीटर पर डे, एक दिन में 1 लीटर पैनक्रियाटिक जूस, एक दिन में 1 लीटर क्या बनता है? पैनक्रियाटिक जूस बनता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चा आपका। अब नेक्स्ट बात क्या है? अगली बात ये है कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें कितने टाइप की एंजाइम्स, मोस्ट, इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम हैं। इन एंजाइम के नाम लिखने हैं। 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाम अलग कलर के पेन से लिख रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो। कौन कौन से? ये पैनक्रियाटिक जूस बनाया किसने? पैनक्रियाज ने। के अंदर कितने एंजाइम हैं? 3 एंजाइम। जरा नाम लिखना कौन कौन सा। पहला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज। दूसरा है ट्रिप्सिन, 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 दूसरा है ट्रिप्सिन। और तीसरा है अमाइलेज। तीसरा कौन सा है? अमाइलेज। सेम नाम हिंदी में है, एमाइलेज। 3 एंजाइम बने इस जूस के अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, 1 लीटर पर डे बन रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से बनकर कहाँ जाकर गिरता है? ड्यूडेनम में गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता? बता चुकी हूँ, ग्रहणी वाले भाग में ये जाकर गिरता है। और ग्रहणी में क्या है? फूड है। और फूड मतलब भोजन। और भोजन कुल कितने प्रकार का लिया आपने? 3 प्रकार का लिया। कौन कौन सा भोजन लिया? इस चीज यहाँ पर कौन कौन सा भोजन लिया, जरा ध्यान से बताना मुझे एक एक। सबसे पहला लिया था आपने कार्बोहाइड्रेट। अब मैं देखूंगी आपको कितना समझ आया। सबसे पहला कौन सा लिया था? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। और शर्करा हमने किस फॉर्म में ली थी? स्टार्च की फॉर्म में ली थी। यस मैम। और जैसे ही आपने शर्करा खाई, शर्करा का इससे पहले डाइजेशन कहाँ हुआ था? यस महिपाल, क्लास ऑनलाइन है और आप 1 घंटे लेट हैं कम से कम। उसके बाद आप आगे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं है। बताइएगा जरा। कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्च की फॉर्म में खाई। यस मैम। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हुआ था? माउथ में। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। यस मैम, आपने कहा था कंप्लीट नहीं हुआ। और स्टार्च किसकी फॉर्म में बदल रही थी वहां पर? माल्टोज की फॉर्म में। इनकम्प्लीट तो नहीं हुआ था ना माउथ में। यस, अनामिका, सरोज, अखिलेश, पूनम, अक्षित पटेल, संजय कुमार, संजू, सबने सही आंसर दिया। अब हम बात करेंगे, माउथ में जितना डाइजेशन हो गया था हो गया था। अब जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है और पेनक्रियाज अपना जूस डालती है, तो पेनक्रियाज में से ये जो अमाइलेज एंजाइम है, बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा बहुत माउथ में डाइजेशन किस एंजाइम ने किया था, तो आपका आंसर क्या आएगा? सलाइवरी अमाइलेज ने। भाई मुंह में पहले किसने पचाया था? सलाइवरी अमाइलेज ने। लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ था ना। अब बेटा यहां पर जितना भी बचा हुआ स्टार्च है, जितना भी क्या बचा हुआ स्टार्च था, ये प्रोसेस, ये रिएक्शन तो कहाँ हो चुकी थी पहले ही? माउथ में। अब जितना भी बचा हुआ क्या था? स्टार्च। उस स्टार्च को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना? माल्टोज में। और फिर इसी माल्टोज को आगे तोड़ना ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ये काम किसने किया बेटा? ये अमाइलेज ने। अमाइलेज ये काम भी करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, और जो माल्टोज है उसे ग्लूकोज में भी बदलता है। अब शायद आपको मेरा एक सेंटेंस याद होगा। मैंने कहा था जब कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में आ जाएं, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाएं, समझ लेना कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेशन।
कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कौन से अंग में हुआ? पहला अंग माउथ, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा कोई बच्चा इसे पेनक्रियाज नहीं लिखेगा, पेनक्रियाज में खाना नहीं जाता है, पेनक्रियाज ने अपना जूस ट्रांसफर किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस हिस्से में? ड्यूडेनम में। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? ड्यूडेनम में। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से एंजाइम हैं जो जो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं? पहला सलाइवरी अमाइलेज, किसमें था? माउथ में, सलाइवा में। और दूसरा कौन सा? अमाइलेज, वो किसमें है? बेटा पैनक्रियाटिक जूस। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। कंप्लीट डाइजेशन हो गया यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। कुछ थोड़ी बहुत बच गई होंगी, थोड़ी बहुत आगे बताएंगे, बात करेंगे कैसी कार्बोहाइड्रेट बची हैं, तो ये बात करेंगे हम, तो शायद अगली क्लास में आए। तो आप बताइए जरा, पैनक्रियाटिक जूस से निकलने वाले अमाइलेज ने किसका पाचन किया? कार्बोहाइड्रेट का। हो गया बेटा। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन में पी आता है इसकी स्पेलिंग में, और पी से क्या बनता है? प्रोटीन। बेटा आपने जितनी भी प्रोटीन खाई थी, उन प्रोटीन का पहले डाइजेशन कहाँ हुआ था? जरा ध्यान से बताना। हमारे पेट में हुआ था, और पेट में उस प्रोटीन का डाइजेशन किसने किया था? पेप्सिन ने किया था। और किसके फॉर्म में किया था? मैम पेप्टोन्स में, या आपने कहा था पेप्टाइड्स की फॉर्म में किया था। यस मैंने कहा था, लेकिन मैम ने कहा था कि कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, यहां पर पेट में कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा? कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो आपके पेट से बिना पचा हुआ प्रोटीन आया। बिना पचा हुआ प्रोटीन जो किसके फॉर्म में? बेटा या तो प्रोटीन की फॉर्म में, या पेप्टोन्स और पेप्टाइड की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा ट्रिप्सिन? ये पहले तो प्रोटीन को कंप्लीट किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन्स में। अच्छा ये किसने किया था? पेप्सिन ने। समझ में आ गई ना ये बात? तो पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में जो बचा हुआ है उसे कौन करेगा? ट्रिप्सिन। और बाद में इसी पेप्टोन या पेप्टाइड को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? ट्रिप्सिन सेम एंजाइम किसकी फॉर्म में? अमीनो एसिड की। किसकी फॉर्म में? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड बोले तो अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। ये बताओ बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाए तो समझना कंप्लीट डाइजेशन हो गया। किसका? प्रोटीन का। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन से अंगों में हुआ है? प्रोटीन का डाइजेशन कौन कौन से अंगों में हुआ है? बताओ। एक तो पेट में हुआ, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में। कौन कौन से एंजाइम ने किया? पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ बना? पेट में। और दूसरा एंजाइम अमाइलेज किसने बनाया? पेनक्रियाज ने। और कहाँ डाल दिया बनाकर? आप बताओगे कहाँ डाल दिया? मैम रेनिन मिल्क का कंप्लीट डाइजेशन करता है। आपने ध्यान से नहीं सुना था अनामिका, मैंने कहा था कि रेनिन जो है वो कैसिन को पैरा कैसिन में बदल देता है, फिर पैरा कैसिन को पेप्टोन की फॉर्म में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। और जो पेप्टोन्स हैं वो यहाँ पर किसके फॉर्म में? अमीनो। यस बिल्कुल सही बोला आपने जी, यस रावत। ठीक है, अब तीसरा एंजाइम कौन सा है यहाँ पर? 3 नंबर पे जो एंजाइम बनता है किसमें? पैनक्रियाटिक जूस है, लाइपेज। कौन सा? लाइपेज एंजाइम। एल से लिपिड, एल से लाइपेज एंजाइम। अब क्या करेगा? लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? लिपिड्स का। और इससे पहले लिपिड्स का डाइजेशन किया था किसकी फॉर्म में? फैटी एसिड की। बस ये अम्ल की फॉर्म। लेकिन किसने किया था? आप मुझे बताओ किसने किया था? बाइल जूस ने। बाइल जूस ने। कहां पर? इसी छोटी आंत में। और बाद में क्या होगा? बाइल जूस जब अपना काम कर देगा, बाइल जूस ने कुछ हद तक फैटी एसिड की फॉर्म में तोड़ दिया, लेकिन
अब क्या होगा, जो बचा हुआ लिपिड्स है उस लिपिड को उस वसा में पहले तो लाइपेज लाइपेज क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड की फॉर्म में, और फिर क्या कर देगा, वसीय अम्ल की, फिर क्या कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी फैटी एसिड को ग्लिसरॉल और छोटी बूंदों में तोड़ देगा। ग्लिसरॉल, और अगर ये फैटी एसिड्स टूटने लायक हैं तब तो ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, वरना फैटी एसिड की फॉर्म ही रह जाता है। यहां आकर लिपिड का भी क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन। क्या हो गया, कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण तरीके से पाचन। मुझे ये बताओ कि पैनक्रियाटिक जूस कितने प्रकार के एंजाइम सिक्रीट हुए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पचाया, जो प्रोटीन स्टमक से आई थी विदाउट डाइजेशन, बिना पचे हुए, जो पेट से आई थी। दूसरा, प्रोटीन पच गया, अमीनो एसिड की फॉर्म में आ गया। अमाइलेज ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था, जो कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ से आई थी विदाउट डाइजेशन, उनको किसकी फॉर्म में, माल्टोज या प्रॉपर ग्लूकोज की फॉर्म। तीसरा, लाइपेज, किसका डाइजेशन, लिपिड्स का, किसकी फॉर्म में, फैटी एसिड्स, या कोई फैटी एसिड टूटने की फॉर्म में है जो ग्लिसरॉल की फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसे ग्लिसरॉल कन्वर्ट कर दिया। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हो रहा है, यहाँ पर ड्यूडेनम में। यहाँ से लीवर ने डाला अपना जूस, बाइल जूस, यहाँ से पैनक्रियाज ने डाला अपना बाइल जूस, और सारा खेल कहाँ हो रहा है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में। किसमें, आंत के ड्यूडेनम वाले भाग। क्या हो रहा है, डाइजेशन। और याद कीजिएगा, वीरेंद्र कह रहे हैं ये क्वेश्चन एनटीपी आया था, बहुत अच्छा। और याद कीजिए, मैंने बताया था पहला प्रोसेस खाना खाना होता है, फिर डाइजेशन होता है, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण। तीसरे स्टेप में अब क्या होगा, जो खाया उसे पचाया, पचने के बाद कुछ अमीनो एसिड, कुछ ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज वगैरह अमीनो एसिड, ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन सब का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, इन सब का अवशोषण हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा बहुत सही हो गया, ठीक है, अच्छा हो, मतलब ड्यूडेनम वाले में भोजन का डाइजेशन हो गया। लव कुश, जय श्री कृष्ण। अब क्या करेंगे हम, अब हम आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम वाला पार्ट, जेजुनम वाला पार्ट वो पढ़ेंगे हम कल। अब आपका कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप मुझसे डाउट पूछ, यहाँ तक के क्लास का। हाँ जी, प्लीज जल्दी से, कोई भी डाउट है। कोई भी डाउट है आपका किसी भी प्रकार का, आप मुझसे कल बात करेंगे। अब्जॉर्प्शन की कल बात करेंगे, अवशोषण की कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। यहां तक पढ़ाया है उसमें डाउट पूछिए। पंजाब में आपकी बुक मिल जाएगी क्या, बेटा आप अमेजन से ऑर्डर करेंगे तो पंजाब में 2 से 3 पहुंच जाएगी। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट मैम, आप ऐसा पढ़ाती हैं कोई डाउट ही नहीं रहता है। अच्छा, रोहित सक्सेना, नो डाउट, ठीक है। रवि कुमार, ओके बेटा, बाय, जाना है आपको, जाइए। आलोक, नो डाउट मैम। अरे कोई तो डाउट पूछो यार। रवि कुमार कह रहे हैं हेलो मैम, आप कहाँ थे 1 घंटे से रवि कुमार। मैम इसमें भी एटीपी बनती होंगी। रोहित, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बेटा जब टूटते हैं तो एटीपी बनता है। राजस्थान में कहाँ मिलेगी, जयपुर में मिल जाएगी। पूछिए, आवाज सही कर लीजिए मैम, आवाज सही है मैम, डाउट रहने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा, ओके,
चंपारण में बुक मिलेगा, प्रदीप कुमार कह रहे हैं। बेटा आप अमेजन से मंगा सकते हैं या पटना से ले सकते हैं, पटना में मिल जाए। मैम यूपी पेट के लिए क्या करें प्लीज, उसके लिए मैं क्या बताऊं, बताइए क्या करें हैं। मैं आज उसका सिलेबस देखती हूँ। ऑल क्रिस्टल क्लियर, ओके चलो ठीक है, नो डाउट। एनटीपीसी एग्जाम कितने फेज में होगा? फिलहाल 5वां फेज चल रहा है बेटा, जहां तक उम्मीद है 7 फेज तो हो। सोनेश कुमार आपका नाम बोल दिया है, ठीक है। मोहित कह रहे मेरा भी डाउट देख लो, बताइए क्या डाउट देखूं आपका। मिक्स्ड ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं? बेटा मिक्स्ड ग्लैंड देखो, मेजर कैटेगरी में मिक्स्ड ग्लैंड को पेनक्रियाज ही रखते हैं, लेकिन ओवरी एंड जो टेस्टिस होते हैं उन्हें भी हम मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। मैम आज बहुत दिनों बाद आपकी क्लास नहीं ली, आज मैं 4 घंटों से आपके नोट्स बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से बनाइए। पानी का डाइजेशन नहीं होता है पूनम कुमारी, मैंने बताया है पानी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी सेल से। भाई डाइजेशन किसका करते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली जिनका एब्जॉर्प्शन ना कर पाओ उनका उनका डाइजेशन करवाने की जरूरत। हम एनटीपीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है, एक बार सारे फेज के एग्जाम हो जाने दीजिए फिर बताएंगे क्या हो सकता है। चलिए तो कोई डाउट नहीं है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब कल मिलते हैं आपके साथ, कल सेम टाइम पर आपकी क्लास है, कल वापस मिलेंगे। और कोई डाउट हो तो इस चैप्टर के एंड में मुझसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।